इकबाल शाहिद साहब, ये जो सूरत हाल है, म्यांमार की खबरें हमें मिलती रही हैं, वहाँ मुर्शिदाबाद की के हालात आपके सामने है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो अब इनके यहाँ किस्सा होने जा रहा है इंडिया के अंदर, जो इनका अपना किया धरा इनके सामने आ रहा है, अब ये मुंबई अटैक्स की तरह हमारे खाते में न डाल दें कि जी हम इंसर्जेंसी कराते हैं, हम ये करते हैं। आज ये सूरत हाल देख लें कि ये क्यों हो रहा है। वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के बाद ये वहां पे शोरिश स्टार्ट हुई है मगरिबी बंगाल में, और अब ये वहां पे किस्सा चला है। ये इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। पूरा ईस्ट में वो मिजोरम, वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो वहां पे सारा एक माहौल बन चुका है। हमारा कोई लेना देना नहीं है उस कहानी से। अब आप डॉक्टर साहब, बताइए। सूरत हाल ये है कि इसमें मेरा दो मैं पॉइंट पर बात करूंगा। एक तो यह है कि डॉक्टर सनैन ने जो इंडिया पोर्शन पर बात की है, वो बिल्कुल उसको समझने की सिर्फ हमें ही जरूरत नहीं है, इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी समझना चाहिए। वजह यह है कि उन्होंने दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान को एंगेज करके और हर वक्त पाकिस्तान का जो नुकसान किया है पार्लियामेंट सिस्टम का, और आगे जाके जिस तरह ब्रिक्स है या जो नई करेंसी या नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो आइंदा के लिए भारत जो था उसको मैं समझता हूँ बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि फॉर द टाइमिंग हम ये कहते हैं या सुनते हैं, या मुआशी तौर पर उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका पार्लियामानी निज़ाम, हम उससे थोड़ा सा मुतासर तो जरूर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ उनकी ये जो मुआहदा है, ये अल्टीमेटली आइंदा के लिए उन्हीं के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जितनी वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करके दूसरे मुल्कों से तल्लकत बढ़ाने में अपनी एनर्जी जो ज़ाया कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि आइंदा अगर करेंसी का मसला पैदा हुआ तो ये उनके आगे आएगा। अब बाकी ये है कि जब हम कहते हैं कि इंडिया ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान से काफी आ गया, ये बात इसलिए दुरुस्त है, ट्रेड का जो सेटअप बदल गया पूरी दुनिया में। जरूरी नहीं है कि आप ही वहां कुछ चीज ग्रो कर रहे हो, या आपकी जमीन से कुछ तेल निकल रहा हो, या नमक खेवड़ा से निकल रहा हो, या चावल की फसल आपकी अच्छी हो रही हो। असल है कि दुनिया में क्वालिटी जो है ना, वो मैटर करती है। कई मुल्क हैं कुछ भी नहीं उगा रहे, लेकिन उनकी जब स्टैंप लगती है तो वो दूसरी दुनिया कबूल करती है। पाकिस्तान में ही आपने देखा कि पोल्ट्री का कारोबार जो है, उस पर स्टैंप किसकी लगे तो फिर हम उसको यकीनन कहते हैं कि वो सही है। सियालकोट में जो एडिडास है, जो इंटरनेशनल ब्रांड बनते हैं, यहाँ स्टिचिंग होते हैं, यहाँ सारी टेलरिंग होती है, लेकिन चूंकि निगरानी उनकी है तो जाहिर है कि वो वहां से फिर वहां के 3-4 गुना हम उसको खरीदते हैं। नमक की बात आपको पता है कि नमक वो किस तरीके से, चावल हमारा वो इंडिया का स्टैंप लगती है। ये क्वालिटी कंट्रोल। अब तजारत के पैरामीटर बदल चुके हैं, जरूरी नहीं कि आप ग्रो ही करें, कोई जरूरी नहीं है। आप एक ऐसे मैकेनिज्म के तहत अपने अपने मायार और अपना एतमाद जो है बनाते हैं, तो फिर सारी दुनिया जब आपके पास ये चीज गुजरती है, या आप इंडेंटर हैं या स्टॉकिस्ट भी नहीं है, स्टॉक भी कहीं और पड़ा हुआ है, उनकी निगरानी है, तो फिर ट्रेड करने में आसानी रहती है। इस बात पर मैं समझता हूँ कि जो भी मुल्क आगे आएगा, पाकिस्तान उसमें पीछे है। बाकी इंडिया में जो शोषें ये चल जो रही हैं, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक पार्लिमानी जमहूरियत में पूरी दुनिया के लिए आप इश्तियारा कह सकते हैं। ये मिजोरम, 7 सिस्टर, ये वो सारा, ये आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, और उसमें ऐसी चीजें चलती रहती है। वहां तो इलेक्शन होते रहते हैं, कई सूबों में उनकी हुकूमत होती भी नहीं है, कई सूबों में बार बार शिकस्त होती है। ये उनका इंटरनल मैटर जो कि हम डिस्कशन के लिए मौजूद अच्छा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंडिया का जो मजबूत पार्लियामेंट सिस्टम जो है, वो इंडिया को आगे ले जाने में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम में से दो चार हो सकता है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान जो है, उनके एहसानात के बोझ तले दबा हुआ है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत इसलिए नहीं चल रहा कि वो हमेशा ऐसा माहौल बनाए रखते हैं कि पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप है उसके लिए काफ़ी मवाद मौजूद होता है, कि वो इसको एक स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किए रखते हैं कि हमें इंडिया से खतरा है। ये इंडिया हमारे साथ, मैं समझता हूँ, को ज्यादती अगर कर रहा है तो अपने साथ भी ज्यादती करे अगली टर्म के लिए। अब ये नए जो दुनिया में ब्लॉक बनेंगे, अमेरिका इस टर्नओवर में जो ट्रंप का टर्नओवर है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, डॉक्टर मुनव्वर हसन जैसे, ये डॉक्टर सैन जावेद जैसे, कि शायद ये उनकी ताकत का आखिरी दौर हो, उनके डॉलर का आखिरी दौर हो, उनकी गिरफ्त का आखिरी दौर हो। बस जाहिर है कि पूरी दुनिया और तरह भी सोच रही है। रशिया है, वो उस पर भी नई क्यादत हर कभी ना कभी आनी है। और चाइना, चाइना को दीवार से इसलिए नहीं लगाया जा सकता, तो वो काफी
अपना सफर आगे बढ़ा चुका है। और रह गई बात कि चाइना लेट जाना अमेरिका के नीचे, मैं समझता हूँ इस वक्त दौरा आपको पता है कि वाजपेयी का दौरा जो हो रहा है, मोदी का दौरा सऊदी अरब हो रहा है और सदर ट्रंप के जाने से पहले हो रहा है। तो वजह यह है कि आप उन पाकिस्तान के अलावा उसके सारे इस खित्ते से या ब्लॉक के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये खुशफहमी तो है कि ऐसा हम उससे को कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो हमसे इसलिए आ गया, लेकिन वो अपनी पॉलिसियों की वजह से आइंदा चंद सालों में बहुत डैमेजिंग सिचुएशन में जा रहा हो। यस, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपको कैसा लग रहा है कि ये जो आपके सामने हमने 3 रखी हैं पॉसिबिलिटीज, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस अगर तो यूएसए की इकोनॉमी जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं, अगर वहाँ प्रॉब्लम आती है, रिसेशन आता है, तो इतनी आपने मजबूती से जोड़ी रही है अपनी सारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अमेरिकन मार्केट के साथ। अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर रिसेशन आता है तो जाहिर है आपकी एक्सपोर्ट्स को बड़ा उससे सेटबैक मिलेगा। आपको कैसा लगता है? माइक ऑन कीजिए सर। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, और मैं बड़े तवज्जो के साथ सुन रहा था डॉक्टर हसनैन जावेद साहब की भी, इकबाल शाहिद साहब की भी, बड़ा अच्छा तज्जिया दिया। देखें, जो रियलिस्ट वर्ल्ड है ना डॉक्टर साहब, उसमें क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस ये एंडेमिक है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन एंडेमिक है, और रिकरेंट पैटर्न आपको नज़र आता है। तो ये कहना कि अगर हम क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस के बगैर रहेंगे तो इंसान की तारीख गवाह है कि ये वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश कहीं नहीं रुका। चाइना बड़ा पीसफुल रहा। चाइना जिसका खुद पावर था, उसने किसी इलाके को कॉलोनाइज नहीं किया, लेकिन वायलेंस तब भी नहीं रुका। कभी जापान मंचूरिया पे अटैक करता हुआ नजर आया, कभी रशियंस ने कोशिश की कि उनके एरिया को कैप्चर करें, और कभी अमेरिकन ने और वेस्ट ने वहाँ पे अफीम फैलाकर जिस तरह से चाइना को सुलाने की कोशिश की। तो वायलेंस जो है इससे नहीं बचा जा सकता। अब चाइना का अपना ताइवान हिस्सा है और उसको मर्ज नहीं होने दिया जा रहा, और जिस तरह से एक वायलेंस के लिए एक तरीका तलाश किया जा रहा है वो हमारे सामने है। पहला पॉइंट तो मेरा ये। दूसरा पॉइंट ये डॉक्टर साहब के जो भारत है उसको जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर 3 सतहों पे चैलेंजेस हैं। मैं डोमेस्टिक चैलेंज, आप सबको पता है डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या हैं, बिकॉज इंडियन सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है और मुद्दतवा की वजह से जो हारमोनी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अनइवन नज़र आती है। और यहाँ पे शायद इकबाल साहब से थोड़ा सा मैं डेविएट करूँगा इस हवाले से कि बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ था उसमें मेजर प्रॉब्लम ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का था। आज जो लोग ये कहते हैं कि बलूचिस्तान अलहदा हो जाएगा, बलूचिस्तान कभी अलहदा नहीं होगा, बिकॉज जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है उसने बलूचिस्तान को जोड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इतनी मजबूत हैं कि जिसके चीफ साहब ने जिस तरह खुद कहा कि 1.3 मिलियन अगर इंडियन आर्मी कुछ नहीं बिगाड़ सकी पाकिस्तान का, तो ये 1500 लोग जो है ये बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिसाइड दिस कि हमें वहाँ पे लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना चाहिए और हर लेवल पे करना चाहिए, और ट्रू पॉलिटिकल लीडरशिप को वहाँ हमें सामने लाना चाहिए, बजाय ये कि हम खुद इंस्टॉल करें, जिससे सेंस ऑफ डेप्रीवेशन बढ़ती है। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, रीजनल लेवल के ऊपर मैं ये कहूँगा कि इंडिया इज फेसिंग 4 फ्रंट वॉर। पाकिस्तान पुराना था, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। अब आप इसको देखिए कि क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है 4 फ्रंट वॉर, और वो 4 फ्रंट वॉर वुड हिट ओनली वन प्लेस एंड दैट इज चिकन नेक, और वहां से इंडिया का जो एक इमेज है एज अ पावर, एज अ प्रीपॉन्डरेंट नेशन एटलीस्ट इन एशिया, वो डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ अगेन ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की मैं बात करूंगा, बिकॉज बांग्लादेश के केस में हमें ये प्रॉब्लम आया था, और इंडिया के केस में ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए एग्जैक्टली आ सकता है उसी तरह से। और मैं समझता हूं कि रियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर आप हमेशा
उस मौके की तलाश में रहते हैं जहां आप अपने एनिमी को उसकी सॉफ्ट बेली, अंडर सॉफ्ट बेली को हिट करें, जिस तरह वो बांग्लादेश में उन्होंने हमें हिट किया, जिस तरह बलूचिस्तान की फॉल्ट लाइंस पे वो खेल रहे हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, साउथ एशिया में, अब एशिया को छोड़ के साउथ एशिया में भी इंडिया आइसोलेटेड है। मालदीव उसके साथ नहीं है, नेपाल उसके साथ नहीं है, भूटान उसके साथ नहीं है, श्रीलंका जो है माओ जो नवाज हुकूमत आई है वो उनके साथ नहीं, हम तो पहले उनके साथ नहीं थे। और रही सही कसर बांग्लादेश में, चाहे जितने भी हमारे इख्तलाफ हैं और हमें अपनी गलती, आप भी अक्सर फरमाते हैं, हमें तस्लीम करनी चाहिए अपनी गलतियां और अब इस मामले को आगे लेके चलना चाहिए। तो वो जो टू नेशन थ्योरी वो दोबारा रीप्रूव हो चुकी है। 50 साल के बाद आखिर लौट के लिए उसी स्टेज पे, उसी पॉइंट पे आगे बांग्लादेश खड़ा हुआ है ना, जहां पे माजी में थे। तो इसका मतलब ये कि कोई डिफरेंस तो मौजूद है। अगली बात डॉक्टर साहब, मैं ये कहूंगा कि ग्लोबल लेवल पे भी जियो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम का शिकार मुझे नजर आ रहा है इंडिया, बिकॉज इंडिया एट दिस मोमेंट उसका गलत फैसला है, रॉन्ग साइड पे खड़ा हुआ है उस पावर के साथ जो कि डिक्लाइनिंग पावर है। इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज चूंकि पावर जो है डॉक्टर साहब, वो अक्सर स्कॉलर्स कहते हैं कि 100 ईयर्स आपका पीक होता है और 250 ईयर्स में आप कंप्लीटली डिक्लाइन कर चुके होते हैं। ये बर्तानिया में भी इस तरह से हुआ, ऑटोमन के साथ भी इस तरह से हुआ, मुगलिया सल्तनत में भी इस तरह। आपको नजर आता है कि इन सल्तनतों के अंदर, एम्पायर्स के अंदर, एक वक्त के बाद आपको ये टाइम आना शुरू हो जाता है और मॉडर्न डेज में तो ये 100 ईयर से ज्यादा नहीं जाता। तो अगर आप 1890 अमेरिका बिकेम द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एंड स्टार्टेड दिस इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी, क्यूबा के नाम पे मनीला पे भी अटैक किया और टेडी रोजवेल्ट हर साल एक जंग लड़े, उसके बाद अगर आज का आप एरिया लगाएं तो तकरीबन 125 साल से ज्यादा हो गया है और टोटल हिस्ट्री अमेरिका की 250 साल हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं ये उसमें बड़ा मशहूर है। उसमें एक तो ये, दूसरा ये कि इंडिया के साथ ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा सीरियस मसला है कि क्या इंडिया अगर पावर बनता है तो वुड बी द रिस्पॉन्सिबल स्टेट, रिस्पॉन्सिबल पावर? द आंसर इज नो, बिकॉज इंडिया का जो ग्लोबल डेथ स्क्वाड है उसने इंडिया के चेहरे की नकई खोल दी है। यानी जो कनाडा में, बर्तानिया में, पाकिस्तान के अंदर, कुवैत के अंदर जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने, और फिर इंडियन डेमोक्रेसी पे बहुत बड़े सवालिया निशान हैं और वेस्ट की तरफ से। पाकिस्तान को छोड़िए, हमारी कोई नहीं सुनता। हमारी तो, हम तो उस वक्त कह रहे थे इंडिया टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, दुनिया ने नहीं सुनी। अब वो कहते हैं 74% एशिया में इंडिया टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। तो ये टेरर फाइनेंसिंग यूरोप में भी हो रहा है ना सर। अब तो DW चैनल और फ्रांस 24 यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं इस वक्त जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, और उस पे इंडियंस काफी वरिड है। आई मीन आई डोंट नो वरिड, लेकिन उनका रिस्पांस काफी स्ट्रांग है कि ये हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग हो रही है। खिलाफ क्या हो रही है? उन्होंने ये वक्फ बिल जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में तो पास नहीं हुआ ना, आपकी पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसकी अहमियत तो आपको पता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, सोसाइटी फ्रेगमेंटेड है, डेमोक्रेसी पे सवालात हैं और इमेज दुनिया में बर्बाद होते नजर आ रहा है। और आखिरी बात करूंगा क्योंकि बाकी ट्रेड और इस पे बाद में बात करेंगे हम। मेरा ख्याल ये कि अगर आप, if you put yourself into the Indians' shoe, especially their armed forces officers and politicians and others, they would say कि पाकिस्तान is in trouble। और पाकिस्तान मिसाल के तौर पे उनके रिटायर्ड जनरल सैयद हसनैन साहब हैं, उनकी मैं सुन रहा था, उनको ये लगता है कि ये हमारे जनरल हसनैन साहब नहीं है, हालांकि वो आपको लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, यस। लेकिन वो मुस्लिम सैयद जनरल हैं और वो इधर ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर भी इंगेज रहे। वो भी इस बात को, वो ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलहदा नहीं होगा और वो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के वो भी कायल हैं, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लामाइजेशन है, रिलीजन का जो एक्सेसिव इस्तेमाल है और मदीना की रियासत का जो कॉन्सेप्ट है, इससे पाकिस्तान वीक से वीक तर हो रहा जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर मुनव्वर शाह साहब को जरा इंडियन सोसाइटी के अंदर भी रिलीजन को देखना चाहिए था। इट वाज नॉट जस्ट पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन।